नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों में 57 हमले होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। बलूच विद्रोहियों के हमलों ने पाकिस्तानी सेना में भी खौफ पैदा कर दिया है। इन बिगड़ते हालात में पाकिस्तानी सेना में भगदड़ सी मच गई है। 2500 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बलूच आर्मी के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार को एक और चेतावनी दे दी है, जिसे लेकर चीन की भी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। तो पाकिस्तान के इन मौजूदा हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नेपाल में राजशाही की उठती मांग पर प्रधानमंत्री केपी ओली का बड़ा बयान। बोले, लोकतंत्र एक राजमार्ग की तरह जिसमें कोई रिवर्स गियर नहीं। 2008 में नेपाल में बहाल हुआ था लोकतंत्र। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर नहीं बन पा रही सहमति। ट्रंप पुतिन से फिर करेंगे बात। यूक्रेन में सैन्य तैनाती के लिए यूरोप तैयार। यमन में अमेरिका के हमले जारी। हूती का अमेरिका को खुला चैलेंज। कहा, हमला नहीं रोका तो अमेरिकी जहाजों को करेंगे तबाह। ईरान ने भी दी है चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे कैसी है चंद्रमा की अंदरूनी परतें। वैज्ञानिकों ने सुलझाया कोर का रहस्य। तो पाकिस्तान में भयंकर तबाही मची हुई है। आम नागरिक डरे हुए हैं ही, सैनिकों में भी खौफ का मंजर दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए लगातार पाकिस्तान में हमले कर रहा है। बीते दिन उन्होंने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बना लिया। उनका दावा है कि इस हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। आपको यह भी बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है जिसमें सेना के जवानों को टारगेट किया गया हो। इससे पहले 11 मार्च को बलूचिस्तान में ही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूच विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया था और दावा किया था कि उसमें सवार 214 पाकिस्तानी सेना के जवानों को उन्होंने मार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में 57 हमले हुए हैं, जिनमें ट्रेन हाईजैक का आंकड़ा शामिल नहीं है, लेकिन इनमें ज्यादातर हमलों को टीटीपी और बीएलए ने अंजाम दिया है। एक के बाद एक इन घटनाओं ने पाकिस्तान की सेना की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि बड़ी संख्या में पाक फौजी सेना की नौकरी छोड़ रहे हैं। काबुल फ्रंटलाइन ने भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। काबुल फ्रंटलाइन ने कहा कि एक हफ्ते में ही करीब 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। इसके पीछे की मुख्य वजह पाकिस्तान की सेना में बढ़ती असुरक्षा, लगातार हो रही जवानों की मौतें और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को बताया जा रहा है। सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। सैनिक लगातार हिंसा और असुरक्षा के बीच लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को छोड़ने वाले ज्यादातर सैनिक देश के बाहर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में काम करने चले गए हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालने से बेहतर विदेश जाकर आर्थिक सुरक्षा को चुन रहे हैं। साफ है, पाकिस्तानी सेना के अंदर हालात काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में सवाल पाकिस्तानी सेना की ताकत पर भी खड़े हो रहे हैं। सैनिकों का ये पलायन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पाकिस्तान पहले से ही सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस बीच बीएलए के नेता बशीर जेब ने एक नया वीडियो संदेश जारी करते हुए पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के खिलाफ लड़ाई तेज करने की कसम खाई है। बशीर ने अपने वीडियो में बलूचिस्तान के लोगों के साथ साथ पंजाब के लोगों से भी पाकिस्तान सेना से लड़ाई लड़ने की अपील की है। इससे पाक सरकार और सेना के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पाकिस्तान में बिगड़ते हालात को देख चीन भी टेंशन में नजर आ रहा है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्रमुख तौर पर ये हमले हो रहे हैं, चीन के कई प्रोजेक्ट्स वहीं लगे हुए हैं। बलूचिस्तान में हमलों से सीपीईसी प्रोजेक्ट फंस गया है, जिसमें चीन का लगभग 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश है। लेकिन जिस तरह से बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने के लिए अपनी जंग तेज की है, उससे चीन भी घबरा गया है और उसने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त रूप से क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन की मदद से पाकिस्तान इन चुनौतियों से निकल पाएगा? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेपाल में उठती राजशाही की मांग की। तो नेपाल के इतिहास में राजशाही से लोकतंत्र तक का सफर काफी संघर्षों से भरा रहा। 28 मई 2008 को नेपाल की पहली संविधान सभा ने राजशाही को खत्म कर दिया था और देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ सालों में नेपाल की राजनीति में उथल-पुथल देखी गई, कई सरकारें बदली, इस राजनीतिक अस्थिरता का असर देश के विकास पर भी पड़ा। ऐसे में कई बार वहां राजशाही को दोबारा स्थापित करने की मांग उठती रही है। पूर्व राजा के समर्थक देश के अलग अलग हिस्सों में, जिनमें काठमांडू और पोखरा शामिल हैं, इन दिनों रैलियां कर रहे हैं और राजतंत्र की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं।
इसी कड़ी में पिछले हफ्ते पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के सैकड़ों समर्थकों ने काठमांडू में पूर्व राजा के स्वागत में एक रैली का भी आयोजन किया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नेपाल में लोगों का संघीय राजनीतिक व्यवस्था से मोह भंग हो चुका है। और अब इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राजशाही समर्थक समूहों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकतंत्र एक हाईवे की तरह है जिसमें कोई रिवर्स गियर नहीं होता, केवल कभी कभार तीखे मोड़ के कारण क्षणिक रूप से पीछे हटना पड़ता है। दरअसल केपी ओली महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2025 में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उनका यह बयान सामने आया है। उन्होंने राजशाही समर्थक समूहों द्वारा हाल ही में किए गए विरोध प्रदर्शनों की तरफ इशारा किया और कहा कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की जरूरत है, पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। रिवर्स गियर कभी कभी तभी लगाया जाता है जब सड़क पर तीखे मोड़ हो। हाईवे पर कोई बैक गियर नहीं होता और लोकतंत्र ही हमारा हाईवे है। आपको बता दें कि बीते दिन नेपाल की संसद में भी सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों के बीच राजशाही की वापसी की बढ़ती मांग को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। और अब ऐसे में देखना यह होगा कि नेपाल की राजनीति अब किस दिशा में आगे बढ़ती है। कब तक लोगों का यह आंदोलन जारी रहेगा? क्या नेपाल की सरकार लोगों की मांग मान लेगी? और अब अगली खबर में बात करेंगे ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात की। तो रूस यूक्रेन के बीच के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम ही नजर आ रही हैं। और अब उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने 18 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की योजना बनाई है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि रूस के साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं 18 मार्च को राष्ट्रपति पुतिन से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन संघर्ष और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर नियंत्रण से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह बहुत सारी जमीन का मुद्दा है। यह युद्ध से पहले की तुलना में बहुत अलग है। जैसा कि आप जानते हैं, हम भूमि के बारे में बात करेंगे, हम बिजली संयंत्रों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की तरफ से इस पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। आपको बता दें कि ट्रंप के जनवरी में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले जाने के बाद से दोनों देशों के नेता दूसरी बार सार्वजनिक रूप से रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करेंगे। इससे पहले फरवरी में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि उसका कुछ ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति से उनकी एक बार फिर मुलाकात होने वाली है। तो दावा किया जा रहा है कि रूस युद्ध विराम के लिए तैयार तो है, लेकिन अपनी शर्तों पर। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की वार्ता के बीच भीषण ड्रोन युद्ध शुरू हो गया है। इन सब के अलावा युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध रुकने पर यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती का भी ऐलान किया है। ये शांति सैनिक ब्रिटेन, फ्रांस समेत 25 से ज्यादा देशों के होंगे। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती का फैसला रूस नहीं बल्कि यूक्रेनी सरकार लेगी। इस काम में यूक्रेन के सहयोगी देश उसका पूरा साथ देंगे। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने मैक्रो और गैर अमेरिकी सहयोगी देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी भी की थी। अब ऐसे में सबकी निगाह पुतिन और ट्रंप की बातचीत पर टिकी हुई है कि क्या इस बार ट्रंप पुतिन को यह युद्ध विराम लागू करने के लिए मना लेंगे। बहरहाल ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात होगी यमन में अमेरिका के हमलों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। उनके आदेश पर अमेरिकी सेना हूतियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ताजा हवाई हमलों में अमेरिका ने यमन में 53 लोगों को मार गिराया, जबकि 100 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए। हूती विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। बीते दिन भी अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 32 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है, जिस पर हूती विद्रोही अब बुरी तरह से भड़क गए हैं। हूतियों ने भी अमेरिका को खुलेआम हमले की चुनौती दे दी है। यमन के अल हूती उग्रवादी नेता अब्दुल मलिक ने एक भाषण के दौरान कहा कि अगर अमेरिका यमन पर अपने हमले जारी रखेगा तो उनका समूह लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाता रहेगा। अगर वे अपनी आक्रामकता जारी रखते हैं तो हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। हमारे यमनी सशस्त्र बल बढ़ते तनाव का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हूतियों ने न सिर्फ अमेरिका को चैलेंज किया, बल्कि उन्होंने जवाबी हमले भी शुरू कर दिए हैं। हूतियों ने दावा किया है कि हमने अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ तैनात युद्ध पोतों पर हमला कर दिया है। ये सभी जहाज लाल सागर में तैनात है।
हमले के लिए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हमने अमेरिकी हमले का बदला लिया है। आपको बता दें कि हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। नवंबर 2023 से हूतियों ने इंटरनेशनल शिपिंग्स पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि ये हमले गजा में इजरायल हमास के युद्ध के चलते फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए जा रहे हैं। उनके इन हमलों को लेकर अमेरिका भी भड़का हुआ है। अमेरिका ने ईरान को साफ चेतावनी दी थी कि उन्हें हूतियों का समर्थन तुरंत बंद करना होगा, जिस पर ईरान ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के किसी भी हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इन हालात में कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जो ना सिर्फ अमेरिका, ईरान या फिर यमन के लिए चुनौती होगी, बल्कि पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे चंद्रमा की अंदरूनी परतों की। तो हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि क्या चंद्रमा ठोस होता है या फिर पिघलता है? और अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। दरअसल वैज्ञानिक इस सवाल पर दशकों से रिसर्च कर रहे थे और अब एक नई स्टडी से इस सवाल का जवाब मिल गया है। नेचर जर्नल में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक चंद्रमा का आंतरिक कोर ठोस है और इसकी घनत्व लोहे के समान है। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के खगोल शास्त्री आर्थर ब्रियार्ड की अगुवाई में एक रिसर्च टीम ने चंद्रमा की इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अंतरिक्ष मिशनों से मिले डेटा और चंद्र लेजर रेंजिंग प्रयोगों का इस्तेमाल करके चंद्रमा के मॉडल तैयार किए। और आखिर में इस स्टडी से चंद्रमा के इतिहास और पूरे सौर मंडल के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। ब्रियार्ड के मुताबिक हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि चंद्रमा के आंतरिक कोर का अस्तित्व उसकी चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है। यह स्टडी इस बात की पुष्टि करती है कि चंद्रमा के निर्माण के शुरुआती अरब सालों में भारी उल्कापिंडों की बमबारी हुई थी। भूकंपीय डेटा ग्रहों और चंद्रमा जैसे खगोलीय पिंडों के आंतरिक ढांचे को समझने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जबकि इससे पहले अपोलो मिशन के भूकंपीय डेटा से पता चला था कि चंद्रमा के कोर में एक तरल बाहरी परत मौजूद है, लेकिन यह साफ नहीं था कि इसका आंतरिक कोर ठोस है या पिघला हुआ है। बता दें कि इस स्टडी के मुताबिक चंद्रमा के बाहरी कोर का व्यास यानी डायमीटर करीब 362 किलोमीटर, जिसे 225 मील भी कहा जा सकता है, जबकि आंतरिक ठोस कोर का डायमीटर 258 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि आंतरिक कोर चंद्रमा के कुल व्यास का लगभग 15% हिस्सा बनाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक आंतरिक कोर का घनत्व 7822 किलोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया, जो कि लोहे के घनत्व के बहुत ही करीब है। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि यह नई स्टडी 2011 में नासा के वैज्ञानिक रेनी वेबर द्वारा किए गए शोध से मेल खाती है। वेबर के अध्ययन में भी यह सुझाव दिया गया था कि चंद्रमा का आंतरिक कोर ठोस है और इसकी संरचना लोहे जैसी ही है। वहीं ब्रियार्ड के शोध ने चंद्रमा के कोर को पृथ्वी के कोर के समान मानते हुए इस तर्क को और मजबूत किया है। वैज्ञानिकों की तरफ से चंद्रमा पर किए गए शोध ये बताते हैं कि वैज्ञानिक पृथ्वी के साथ साथ अब चंद्रमा की परतों को भी तलाश रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि क्या चंद्रमा पर भी आगे जीवन है या नहीं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।